हमास ने हाल ही में घोषणा की है कि वो 3 के बजाय 6 बंधकों को रिहा करेगा और गुरुवार को 4 मृत बंधकों के शवों को छोड़ने की योजना बना रहा है। ये एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का ये पहला चरण है और अब तक 5 बार बंधकों की अदला बदली हो चुकी है। इस अचानक बदलाव का कारण ये है कि हमास ने इजराइल से गाजा पट्टी में युद्ध से तबाह हो चुके क्षेत्रों में मोबाइल घर और निर्माण उपकरण भेजने की अनुमति प्राप्त की है। इसके बदले उम्मीद यही जताई जा रही है कि इजराइल फिलिस्तीनियों के सैकड़ों कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें से कुछ पर घातक हमले के आरोप हैं और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इस समय दोनों पक्षों को सीज फायर के अगले कठिन चरण पर बातचीत करनी है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर कब्जा करने की बात की है, लेकिन उनका प्रस्ताव पूरी दुनिया ने खारिज कर दिया था। गाजा और लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालयों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से गाजा और लेबनान में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल में भी लगभग 1200 लोग मारे गए थे। ये युद्ध और हिंसा गाजा के नागरिकों के लिए एक भीषण त्रासदी बन चुकी है। इससे पहले बंधकों की अदला बदली के समय हमास ने आरोप लगाया था कि इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और युद्ध विराम समझौते का पालन नहीं कर रहा है। इसके अलावा फिलिस्तीनी संगठन डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पर कब्जे और वहां की मुस्लिम आबादी को अन्य देशों में स्थानांतरित करने के उनके प्रस्ताव से भी असहमत थे। शनिवार को 3 बंधकों के रिहा होने की उम्मीद थी, लेकिन अचानक हमास ने अपनी योजना में बदलाव किया और इस पर कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। इजराइल और हमास के बीच शांति और युद्ध विराम की बातचीत अब दूसरी कठिन स्थिति में पहुंच चुकी है। जनवरी के मध्य में शुरू हुआ युद्ध विराम समझौता अब तक की सबसे घातक लड़ाई को रोकने में सफल रहा है। इजरायली सेनाएं अब गाजा क्षेत्र से बड़ी संख्या में वापस लौट रही हैं और वहां पर मदद और राहत कार्य बढ़ा दिया गया है। गाजा में इजरायली हमलों के बाद हजारों लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी शिविर में गए हैं। इजराइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट पर भी स्थिति गंभीर हो गई है। वहां के शरणार्थी शिविरों में रहने वाले हजारों लोग इजराइल के हमले के कारण अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इजरायली सेना ने जेनिन शहर में 21 जनवरी को एक अभियान शुरू किया था, जिसमें भारी संख्या में सैनिकों और बुलडोजर्स को तैनात किया गया था। इसके कारण वहां के घरों को ध्वस्त कर दिया गया और सड़कें खोद दी गई। गाजा की स्थिति और भी खराब हो गई है। वहां की जमीन और इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। जहां पहले अपार्टमेंट ब्लॉक हुआ करते थे, अब वहां मलबे के ढेर हैं और सीवेज का पानी बीमारी फैला रहा है। सड़कें मलबे और धूल से भर चुकी हैं और कई जगहों पर मृत शरीरों की बदबू हवा में खुली हुई है। इजराइल ने स्थिति के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सितंबर तक गाजा का 1/4 हिस्सा नष्ट हो चुका था और 66% से ज्यादा, जिनमें 2.27 लाख आवासीय इकाइयां शामिल हैं, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। गाजा की तबाही की तुलना यूक्रेन के बखमुस शहर से की जा रही है। गाजा के मध्य और दक्षिणी हिस्से में पानी और स्वच्छता की पूरी प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है। 80% से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं और सड़कें नष्ट हो चुकी हैं, यानी कि जितने भी हॉस्पिटल्स थे वो सभी बर्बाद हो चुके हैं और वहां पहुंचने वाली सड़कें भी नष्ट हो चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जनवरी तक गाजा में युद्ध से होने वाले नुकसान का आंकड़ा 18.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। अब तक कई विनाशकारी घटनाएं घट चुकी हैं, जिसमें रफा शहर में इजरायली सैन्य अभियान शामिल है। इस सिचुएशन में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अरब देशों ने कहा कि वो गाजा में पुनः निर्माण में तभी योगदान देंगे जब फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण के लिए कोई समझौता हो। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और कहा है कि इजराइल हमास या फिलिस्तीनी प्राधिकरणों को गाजा पर शासन करने की अनुमति हरगिज नहीं देगा। गाजा और दक्षिणी लेबनान की स्थिति 1 साल में खंडर में बदल चुकी है। इजराइल ने यमन तक हमले किए हैं, लेकिन इस युद्ध में उसे भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के पक्ष में सहानुभूति रखने वाले देशों की संख्या अब घट रही है और फिलिस्तीन आंदोलन अब प्रतिरोध से बढ़कर स्वतंत्रता की लड़ाई बन चुका है। कई अरब देशों ने अब स्वतंत्र फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाई है। आयरलैंड, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, बोलीविया, कोलंबिया, मेक्सिको और उत्तर कोरिया जैसे देशों ने खुलकर इजराइल के खिलाफ अपनी स्थिति जाहिर की थी। हालांकि अब इनमें कई बड़े बदलाव भी नजर आ रहे हैं।
इसके अलावा फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में भी युवा वर्ग फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां कर रहे थे। कई ऐसी रैलियां भी देखी गई थी जहां पर समर्थन के साथ लोग नजर आए। इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी 30 साल तक के युवाओं के बीच इजराइल का विरोध बढ़ रहा है। अगर विरोध और बढ़ता है तो इजराइल अपने सबसे बड़े सहयोगी को खो सकता है। हालांकि जो सबसे बड़ी बात सामने नजर आ रही है वो यही है कि हमास की तरफ से घोषणा कर दी गई है और वो घोषणा काफी बड़ी है। घोषणा ये है कि अब वो 3 के बजाय 6 जीवित बंधकों को रिहा करेगा और गुरुवार को 4 मृत बंधकों के शवों को छोड़ने की उसने योजना बनाई है। हालांकि पिछले शनिवार को भी जो अदला बदली हुई है उससे पहले हमास ने इजराइल पर कई तरह के आरोप लगाए थे। सीज फायर के उल्लंघन के आरोप इजराइल पर लगाए गए थे। वहीं इजराइल ने हमास पर भी तमाम तरीके के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद से नेतन्याहू ने हमास को धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को धमकी दी और कहा कि अगर अदला बदली में कुछ भी दिक्कत हुई तो उसका हर्जाना हमास को भुगतना पड़ सकता है, जिसके बाद से हमास ने बड़ा कदम उठाया और शनिवार को बंधकों की अदला बदली जिस तरीके से की जानी थी वैसे ही हुई। हमास की तरफ से भी बयान जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि वो कमिटेड है, इसलिए कि जैसा भी सीज फायर में तय हुआ है वो वैसा ही करेगा और उसने शनिवार को वैसा ही किया। लेकिन अब 3 के बजाय 6 बंधकों की रिहाई होने जा रही है। ये उन परिवारों के लिए बड़ी बात है जिनके लोग हमास की कैद में थे, जो बंधक बने हुए थे और कई दिनों से, साल से बंधक बने हुए थे। उन परिवार के लिए खुशी की लहर है जहां पर अब ये लोग अपने घर वापस लौट सकेंगे। हालांकि सीज फायर आगे तक कैसे चलेगा, अलग अलग फेसेस कैसे जाएंगे, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। It's not different. It's just a symbolic day, but we want it to stop. We want to stop feeling like that. And today is about 500 days since they were kidnapped to the tunnels of Hamas. There are here more than 10,000 Israelis fighting for that in front of the house of Benjamin Netanyahu in Jerusalem, symbolically the name of the street named Gaza. And we will not stop until the last hostage is back home.